हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 91, हु स्टिपुलेट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट? कौन निर्धारित करता है, कौन सेट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट? ऑप्शन ए इंडियन बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कंसर्न बैंक। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एजेंट डिफाइंड? एजेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? ऑप्शन ए सेक्शन 152, ऑप्शन बी सेक्शन 172, ऑप्शन सी सेक्शन 192, ऑप्शन डी सेक्शन 182। किस में एजेंट की डेफिनेशन दे रखी है? आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 182। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 182 बताता है कि एजेंट क्या है, एजेंट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, किसी और के लिए कोई एक्ट करना, ठीक है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करने में वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेक्शन 152 क्या बताता है इसमें? बेली जब वो लायबल नहीं होगा लॉस के लिए, कोई डैमेज हो जाता है तो वो लायबल नहीं है, वो बताता है 152। और सेक्शन 172 क्या बताता है? प्लेज, पोनर और पोनी क्या होता है? देखो, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, कोई गुड, द बेलमेंट ऑफ गुड हम एज अ सिक्योरिटी रखते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, उसको प्लेज बोला जाता है। और जो इसमें बेलर होता है वो पोनर होता है, और जो बेली होता है वो पोनी होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट, इसमें सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट 192 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट आर द वेबसाइट्स दैट एग्रीगेट information across the entire organization or for group within organization such as project team called? वो वेबसाइट जिसमें हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं across entire organization। ऑप्शन ए कंटेंट डिस्काउंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी एंटरप्राइज पोर्टल, ऑप्शन सी वर्क फ्लो सिस्टम, ऑप्शन डी ग्रुपवेयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंटरप्राइज पोर्टल। एंटरप्राइज पोर्टल एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उससे निकाल ली जाती है। इससे वर्क फ्लो एफिशिएंट होता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट से एक्सेस कर लेते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। Next question, what is mentioned under section 44AE of the Income Tax Act 1961? Option A, special provision for computing profit and gains of business of applying, hiring or leasing goods carriage. Option B, meaning of capital gain. Option C, expenses deductible from commission earned by insurance agent, etc. Option D, special provision for computing profit and gain of small business of civil construction। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 44E, उसमें क्या मेंशन है? आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक फर्स्ट इवॉल्व्ड the function of clearance
settlement and transfer of mutual claim. Option A, World Bank. Option B, Bank of England. Option C, Bank of Venice. ऑप्शन डी, बैंक ऑफ एशियंट रोम। कौन से बैंक ने सबसे पहले ये फंक्शन इवॉल्व किया था? किस बैंक ने फंक्शन डेवलप किया था कि म्यूचुअल क्लेम्स में क्लियरेंस, सेटलमेंट और ट्रांसफ़र हो पाए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सबसे पहले ये फंक्शन डेवलप किया था। द फंक्शन ऑफ क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ म्यूचुअल क्लेम was first evolved by Bank of England in 1854 में। बाद में ये फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह एक्सेप्ट किया गया सारे बैंकों में, सारे सेंट्रल बैंक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO टू द वर्ल्ड इन 1954? ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन बी, डेल्स एस बीच। ऑप्शन सी, एडविन बी फिलिपो। ऑप्शन डी, डेल योडर। किसने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया था इन 1954? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था। बुक का नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस है डिफाइन, जिसमें डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट कन्वे करता है अपने मेंबर्स को वो ऑब्जेक्टिव ताकि उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following stream was classical theory of organization developed? Bureaucracy theory, administrative theory, scientific management। क्लासिकल थ्योरी कौन कौन सी हैं इनमें से? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑल, तीनों ही क्लासिकल थ्योरी हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी। उन्होंने एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताई थी जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर था, हेरारकी था, फॉर्मलाइज्ड था सब कुछ, फॉर्मलाइज्ड रूल थे, सिलेक्शन, प्रमोशन सब कुछ होगा एम्प्लॉय की एबिलिटी के बेस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकस करती है मैनेजमेंट प्रोसेस पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया था FW टेलर ने। उन्होंने बोला था अगर वर्क में एफिशिएंसी लानी है, इम्प्रूव करना है वर्क को, तो जो वर्किंग मेथड है उनकी सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। ही डिफाइंड एज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड? 1. सोशल लर्निंग, 2. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, 3. डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनमें से कौन सा सोर्स है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड? सोशल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है? सोशल लर्निंग से और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को लेके जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग होती है, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग होती है। तो एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है? एक तो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, या किसी को हम फॉलो कर रहे हैं है ना उससे, या मीडिया से, सोशल मीडिया से, सोशल लर्निंग से। एटीट्यूड के 3 फाउंडेशन होते हैं। पहला तो इमोशन, इफेक्ट भी बोला जाता है उसको, और बिहेवियर और कॉग्निशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कोकोनट एंड हॉट वेदर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ कोकोनट वाटर, द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट बॉट. देखो, अगर कंडीशन अच्छी है, ग्रोइंग कंडीशन अच्छी है, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई और हॉट वेदर की वजह से डिमांड भी इंक्रीज हो गई. इन्होंने क्या पूछा उस पर ध्यान देना. इन्होंने क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा है. ऑप्शन ए, क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड प्राइस माइट राइज फॉल और नॉट चेंज. ऑप्शन बी, क्वांटिटी डज नॉट चेंज बट प्राइस फॉल. ऑप्शन सी, quantity does not change but price rises. ऑप्शन डी, quantity increases and price rises. इसको आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो, इजीली आपको समझ आ जाएगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी बट प्राइस सेम रहेगा. अच्छा, इसको समझते हैं कैसे. ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई. सपोज ये पहले की डिमांड थी और ये सप्लाई, ठीक है. अब सप्लाई इंक्रीज हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सप्लाई इंक्रीज हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और डिमांड भी इंक्रीज हो गई तो वो भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा. तो डिमांड कर्व भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा. तो जो प्राइस था वो तो सेम रहा बट क्वांटिटी पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. तो ये आंसर क्या होगा कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी बट प्राइस सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्ट्रेटजी विच इज डायरेक्टेड एट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड यूनिक इन इट्स इंडस्ट्री and directed at consumer who are relatively price insensitive is known as. option A, focus. option B, low cost strategy. option C, cost leadership. option D, differentiation. वो स्ट्रेटजी जिसमें एक यूनिक प्रोडक्ट दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती है, तो उस बेसिस पे प्राइस चेंज होगा क्योंकि एक यूनिक सर्विस दी जा रही है, उनके प्रोडक्ट में एक यूनिक क्वालिटी है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोवाइडिंग समथिंग यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं हम कस्टमर को. फोकस में क्या होता है, एक टारगेटेड ऑडियंस को फोकस किया जाता है, टारगेटिंग पर्टिकुलर मार्केट, नीश मार्केट को फोकस किया जाता है. कॉस्ट लीडरशिप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय हैविंग द ओवरऑल लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा फर्म के लिए. ये किसने दिए थे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, पोर्टर ने, ठीक है, नाम याद रखना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पोर्टर ने दिए थे. डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू द ट्रेडिंग इन द स्क्रिप्ट ऑफ द कंपनी बाय पर्सन हैविंग एक्सेस टू प्राइस डैश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू मेक प्राइवेट गेन एंड रिड्यूस लॉसेज. ऑप्शन ए, पब्लिश्ड. ऑप्शन बी, सिंथेसाइज्ड. ऑप्शन सी, अनपब्लिश्ड. ऑप्शन डी, एनालाइज्ड. इसका करेक्ट आंसर है अनपब्लिश्ड. अनपब्लिश्ड प्राइस जो होता है अनपब्लिश्ड होता है. इनसाइडर ट्रेडिंग एक मैल प्रैक्टिस होती है ऑफ सेलिंग एंड बाइंग सिक्योरिटी, इक्विटी और बॉन्ड्स बाय इनसाइडर ऑफ द कंपनी, ठीक है. उसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्राइस की, तो वो परचेज और सेल करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक टू प्रिवेंट प्राइस वार. ऑप्शन बी, अ कंपनी विच want to create a prestige image for their product normally price them high. Option C, sales maximization will automatically lead to profit maximization. Option D, pricing is governed by not only the internal factor of the company but also external environmental factor.
ये तो बिल्कुल सही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वार, ये भी बिल्कुल सही है। अ कंपनी विच वांट टू क्रिएट प्रेस्टीज, जो कंपनी अपनी प्रेस्टीज इमेज बनाना चाहती है वो नॉर्मली क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेचती है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका एम है तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, बट अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट देगा, तो वो ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज और आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। कैपिटल इशू करने के मेथड कौन कौन से इनमें से, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बिड एंड ऑफर। इनमें से कौन कौन से मेथड हैं? ऑप्शन ए ऑफर फॉर सेल, ये तो है। ऑप्शन बी प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी है। ऑप्शन सी राइट इशू, ये भी है। ऑप्शन डी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए बी सी तीनों आंसर हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द असर्शन एंड रीजनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट, बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक इंडियन मनी मार्केट में एपेक्स है। रीजनिंग क्या दिया है, इन अप्रैल 1988 इट सेट अप द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया। अप्रैल 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सेटअप किया गया टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीजनिंग इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी बोथ आर इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आरबीआई तो अपेक्स बैंक है। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन डी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अप्रैल 1988 में ही डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और इसका फंक्शन था स्टेबलाइज करना मनी मार्केट को, तो ये भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन डी। दोनों करेक्ट हैं, पर क्या इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है? यस, ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि DFHI सेटअप आरबीआई ने किया था मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए और उसमें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म्स। ये किस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? एक्सट्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जेनेटिक ही रह गया, जेनेटिक इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे ही कट करके जो ऑड लगे ऑप्शंस उनको कट करके भी आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आंसर भी नहीं पता होगा तो भी ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। जेनेटिक इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? रिप्रोड्यूस करना और मल्टीप्लाई करना स्पीशीज को, चाहे वो एनिमल की हो चाहे प्लांट्स की हो, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना उसको बेच के। तो उसमें नर्सरीज आ जाती है, कैटल ब्रीडिंग आ जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन? किस सेक्शन में मेंशन है एग्जेम्पशन फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन? आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ए, सेक्शन 10A। 10A किससे रिलेट करता है? स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन। 10BA क्या है? स्पेशल प्रोविजन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स एंड थिंग्स। तो सर्टेन आर्टिकल्स एंड थिंग्स उनका एक्सपोर्ट करना 10BA। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।